जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स-नाम राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 17 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरें बहुत अच्छी अच्छी है, कृपया करके पहले हेडिंग देखें, इसके बाद में विस्तार से दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले हेडिंग, जे-एंड-के में आर्मी की अलग ट्रेन शुरू, कानवाई का झंझट खत्म। केंद्रीय कर्मियों की बुढ़ापे की लाठी, ओपीएस लौटाने की मांग। आंदोलन, 8सीपीसी 100 दिनों में होगा लागू, अध्यक्ष मंजीत पटेल ने कहा। 8वें वेतन आयोग के लिए स्टाफ भर्ती शुरू, अध्यक्ष भी जल्द। पूर्व सैनिकों के लिए 50 लाख और जमीन पर 25 लाख स्टाम्प छूट, छूट धरना दे रहे डायल 112 के पूर्व सैनिकों पर केस दर्ज। अमेजन इंडिया में पूर्व सैनिकों की भर्ती, एमओयू साइन। अब खबर विस्तार से। भारतीय सेना ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर पहली विशेष मालगाड़ी सर्दियों में चलाने के लिए कश्मीर से ढोए हैं और भारतीय सेना ने उधमपुर सेना में अपनी पहली विशेष मालगाड़ी शुरू की है, जो 753 टन अग्रिम शीतकालीन आपूर्ति को अग्रिम पंक्ति के इकाइयों तक पहुंचाएगी और कश्मीरी सेबों को भारत भर के बाजारों तक ले जाएगी। एक ऐतिहासिक घटना में भारतीय सेना ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर एक विशेष मालगाड़ी चलाई है, जिसने दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में रसद व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। 12 से 13 सितंबर को बीडी बारी से अनंतनाग तक चली इस ट्रेन ने 753 मीट्रिक टन एडवांस विंटर स्टॉकिंग एडब्ल्यूएस का परिवहन किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अग्रिम पंक्ति की इकाइयां कठोर सर्दियों की परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। सर्दियों की तैयारी में रणनीतिक बदलाव, नई रेल चलित आपूर्ति प्रणाली में उन काफिलों की जगह लेगी जो कभी बर्फ से ढके पहाड़ी दर्रे से जूझते थे और यह सेना के रसद क्षेत्र में एक रणनीतिक विकास का संकेत है। यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि चरम मौसम भी परिचालना तत्परता बनी रहे, जो सेना के नवाचार और लचीलेपन पर केंद्रित रुख को दर्शाता है। नागरिक सैन्य सहयोग, कश्मीरी सेब राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध होंगे। मालगाड़ी की वापसी के दौरान उधर से जो है कश्मीर के सेब भरकर भारत के बाजारों में लाएगी। दशकों से केंद्र शासित प्रदेश के फल उत्पादकों को राजमार्ग बंद होने और सीमित परिवहन विकल्पों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा था। रेल लॉजिस्टिक अब गति, विश्वसनीयता और देशव्यापी पहुंच प्रदान करता है, जिससे किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा बन गई है। नेक्स्ट खबर, लौटा दो हमारे बुढ़ापे का सहारा, पुरानी पेंशन हक है हमारा। पटना में कर्मचारियों की महारैली, सरकार को चेतावनी। ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में हजारों की संख्या में राज्य व केंद्रीय कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के बैनर तले आयोजित इस पेंशन संघर्ष महारैली में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन सहित कई विभागों में कर्मचारियों को शामिल किया है। अगर ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। कर्मचारियों का सीधा संदेश था कि अगर हमारी पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वे वोट की चोट से जवाब देंगे। एनएमओपीएस नेताओं ने कहा है कि हम लोगों की संख्या में वोट देने वाले कर्मचारी हैं और अब हम केवल वादों से नहीं, सिर्फ फैसले से संतुष्ट होंगे। बाकी खबर बहुत बड़ी है ये। पुरानी पेंशन की मांग रहे हैं कर्मचारी। 2004 के बाद में भर्ती हुई केंद्रीय और अधिकांश राज्य सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बजाय नई पेंशन योजना एनपीएस में शामिल कर दिया गया है, जिससे सरकारी गारंटी नहीं होती। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस में बुढ़ापे की कोई सुरक्षा नहीं है और आंदोलन होगा और उग्र। 25 सितंबर को दिल्ली मार्च में रैली, और सरकार अब भी चुप क्यों है। निष्कर्ष, पटना में हुई इस रैली साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन की मांग अब केवल एक मुद्दा नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। सरकार अगर समय रहते गंभीरता नहीं दिखाती है तो यह आंदोलन आगामी चुनाव में बड़ा राजनीतिक प्रभाव छेड़ सकता है। 8 पे कमीशन 100 दिनों में कैसे लागू होगा, वेतन आयोग ना हुआ गठन, ना कर्मियों के संग बैठक, पहले लगते थे 2 साल। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा तो की थी। यह भी कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। तब यह माना गया कि केंद्र सरकार इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। वजह, इससे पहले जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनकी सिफारिशें तैयार होने और उन्हें लागू करने में लगभग 2-2.5 साल का समय लगता था। इस बार सरकार के पास 1 वर्ष से भी कम समय था। अब तो महज 100 दिन ही शेष बचे, लेकिन अभी तक वेतन आयोग का गठन तक नहीं हो सका है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई। तब जब आयोग गठित ही नहीं हुआ तो फिर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक में कैसे होती। आयोग के सदस्य कई नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि सरकार की तरफ से कहा गया है
कि 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरतमंद स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान नहीं किया जा सका। संभव है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो जाए। अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनमें मुकाबले इस बार सरकार के पास बहुत कम समय है, लगभग 100 दिन ही बचे। तकनीकी रूप से बात करें तो इतनी कम अवधि में आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें लागू होना संभव नहीं लगता। ऐसे में सरकार यह काम कर सकती है कि वह फिटमेंट फैक्टर को बेसिक पे और में रिप्लेस कर दे और 7वें वेतन आयोग के दौरान जो पे मैट्रिक्स तैयार किया गया है इस बार भी सरकार उसी का इस्तेमाल कर ले, उससे केवल डेटा ही बदलना है। तो देखो अब 8वें वेतन आयोग में जहां तक हो सके सरकार जो बहुत ढील पोल करने के चक्कर में है और वो जो पे बेसिक रिप्लेस का जो फार्मूला है जहां तक ख्याल है उसी को अपनाने के चक्कर में है। इसी कारण ये देर सवेर कर रहे हैं। बाकी देखो अब क्या होता है आगे और पता चलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। छत्तीसगढ़ ने युद्ध सेना अभियानों में प्राण की आहुति देने वाले सैनिक परिवारों के लिए 20 लाख रुपए की सहायता से बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिए। इसमें मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड आरएसबी की बैठक में लिया गया बैठक युद्ध विधवाओं और पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। बैठक के लिए निर्णय में पूर्व सैनिक विधवाओं और उनके परिवारों को लाभ होगा। साई ने आश्वासन दिया कि सदस्यों ने पूर्व सैनिकों की बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जिन पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर करते हैं। हम उनकी वीरता और बलिदान को नमन करते हैं। सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा देश की वीर सैनिकों के हाथों में है। उन्होंने कहा इसलिए भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले इन सपूतों का कल्याण सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य और दायित्व है। बयान के अनुसार शहीद सैनिकों की पत्नी या आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए राशि 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई तथा सैनिकों के माता पिता को दी जाने वाली जंगी इनाम प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा युद्ध और सैन्य अभियानों में विकलांग हुए सैनिकों को मौजूदा 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों को अब अपनी पहली जमीन या घर की खरीदी पर 25 लाख रुपए तक का स्टाम्प छूट भी मिलेगी। बहुत अच्छा फैसला है छत्तीसगढ़ सरकार का। पूर्व सैनिकों और संरक्षण कर्मियों पर केस दर्ज है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की नाजायज मजमा लगाने का आरोप, पटना की सड़कों पर किया था प्रदर्शन। तो देखिए एक तो जो पुलिस है वो एक तो इनको खदेड़ रही है हमारे सैनिक भाइयों को और उससे उल्टा ऊपर से उनके ऊपर केस भी दर्ज कर रही है और उनकी पेमेंट भी नहीं दे रही है। बहुत ही दयनीय स्थिति है बिहार की। अमेजन इंडिया और एडब्ल्यूपीओ पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों का एएमयू साइन। अमेजन इंडिया ने सोमवार को आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडब्ल्यूपीओ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों, सैन्य जीवन साथियों और युद्ध विधवाओं के लिए कंपनी में कैरियर के अवसर पैदा करना है। अमेजन इंडिया ने इस संबंध में एडब्ल्यूपीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बयान के अनुसार इस एमओयू के तहत अमेजन इंडिया रोजगार के अवसर पर के लिए एडब्ल्यूपीओ के साथ प्रासंगिक नौकरियों के अवसर साझा करेगा। अमेजन संभावित आवेदकों को अपनी कंपनी में उपलब्ध पदों और करियरों में प्रगति के अवसर के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए वेबिनार और कार्यशाला के सहित जागरूकता सत्र में आयोजित करेगा। अमेजन स्टोर्स इंडिया जापान इमर्जिंग मार्केट्स की वीपी पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी दीप्ति वर्मा ने कहा कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यह साझेदारी पूर्व सैन्य कर्मियों, सैन्य जीवन साथियों और युद्ध विधवाओं के लिए हमारे समर्थन को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें अपनी अनूठी क्षमताओं और अनुभवों का लाभ उठाते हुए सार्थक करियर के अवसर प्रदान करती है। यह पहल महिलाओं, विकलांगों, LGBTQIU, पूर्व सैनिकों और अब सैन्य जीवन साथियों और युद्ध विधवाओं सहित सभी वंचित समुदाय हैं। बस दोस्तों मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। थोड़ी खबर लंबी बन गई है। आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राम राम।